डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस पार्ट में 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आइए अब 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले जो प्रीवियस में हमने सीखा है, आइए उसको पहले रिकॉल करते हैं, फिर उससे लिंकअप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। नंबर एक, इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। यानी रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण हमने सीखा। अब इसके टर्म को भी देखा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब ये क्या है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमने दूसरे नंबर पे सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा क्या सीखा हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल है, x एंड y। तीसरे टर्म में हमने क्या सीखा, हमने तीसरी बात यह भी सीखी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमने देखा। अब हमने देखा कि अगर दो हमको लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सीखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जोड़ा दिया है लीनियर इक्वेशन, तो हमने कैसे लिखा, क्या फॉर्म बनाया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। हमने यह पेयर भी बनाया, सेम लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन a है, ax प्लस by प्लस c a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह हमारा क्या है, पेयर है। ये दोनों पेयर है, दोनों जोड़े हैं। अब इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो वह एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, वह कर्व कभी बना नहीं सकती। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन केवल स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकती है। एक कौन सा फॉलो करेगी, कौन सी लाइन ड्रा करेगी, तो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कौन सी, एक सीधी रेखा, यानी कि सरल रेखा कह सकते हैं। सरल रेखा या सीधी रेखा ड्रा करेगी और यह अनंत तक जाएगी। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने यह भी सीखा था कि अगर हमको कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन दिया है, तो इसमें हम कितनी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इस पे इनफाइनाइट्स वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि यह रेखा का निर्माण कर रही है ये लाइन, तो इसको इनफाइनाइट्स पॉइंट इसके बनेंगे। x की वैल्यू जो भी रियल नंबर आप पुट करेंगे वह सब इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो हम यह कह सकते हैं a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होंगे ये, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा। अगर यहां पर a 0 हो गया तो b तो कांस्टेंट है, इसका कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें कोई भी वैल्यू
और दूसरा हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट खुद ही है। तो कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि अगर यह टर्म 0 हो गया तो यह कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। अब आइए दूसरी चीज देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि यह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही है। अब हमने देखा अगर 2 वेरिएबल की बात हो तो क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पर 2 वेरिएबल है, अब यहां पर क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सेम यही कंडीशन यहां भी फॉलो होगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन सिंगल ए भी है सिंगल ए भी है, लीनियर इक्वेशन दोनों है। तो यहां पर आप जितनी भी वैल्यू चाहें आप पुट कर सकते हैं और वह इनफाइनाइट वैल्यू को आप जितना भी रहेगा रियल नंबर उसको पुट करिए, x का मान पुट करेंगे तो y आउटपुट आएगा, इनपुट y होगा तो x की वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। अब यहां हमने सेम यही कंडीशन इस पर भी फॉलो किया, तो हम कहेंगे a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं 0 होने चाहिए, अगर ये 0 हो गया ये 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन रह नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैं कहूं कि इसको 0 बना दीजिए 0, तो ये तो टर्म है ही, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। चाहे यहां पर ay प्लस b प्लस c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही टर्म आ जाएगा, यहां पर लीनियर इक्वेशन है। अब हम अगर दोनों टर्म 0 हो जाएगा तब लीनियर इक्वेशन रह नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं a और b 0 नहीं हो सकता। चलिए अब यहां तक हमने इन टर्म को सीख लिया, अब आइए आगे की बातें सीखते हैं। अब और क्या सीखा था हमने, अब सीखा कि हमको 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर 2 स्ट्रेट लाइन दी गई है हमको तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। अगर स्ट्रेट लाइन है, यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। अब कंडीशंस क्या क्या होगी, ये 2 स्ट्रेट लाइनों को कैसे हम रख सकते हैं। कंडीशन ये नंबर 1, दोनों या तो पैरेलल होंगी यानी कि समांतर होंगी, दोनों या तो पैरेलल होंगी या समांतर, मतलब इंग्लिश में इसको पैरेलल कहते हैं और हिंदी में इसको समांतर कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमने देखा कि पहली कंडीशन दोनों एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, दोनों पैरेलल होंगी। दूसरी क्या कंडीशन होगी, दूसरी कहेंगे हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। चलिए इंटरसेक्ट हमने करवा दिया, यानी कि प्रतिच्छेद। कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यहां एक पॉइंट पर ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। अब आइए तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होगी, कहेंगे कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर ये पड़ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब हो जाएगी तो केवल एक ही रेखा दिखाई देगी, अर्थात हम कहेंगे संगामी रेखाएं होंगी। चलिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि ये संगामी रेखाएं हैं।
अब आइए इनके और विशेषताओं को सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तीन कंडीशन में हमने देखा कि अगर दो लाइनें हैं तो एक दूसरे के या तो पैरेलल होंगी और या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। चौथी कंडीशन बन ही नहीं सकती। अगर चौथी कंडीशन नहीं बनेगी तो कैसे हम देख के ये पता लगाएंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कि बाइसेक्ट करेंगी कि इसके दूसरे पैरेलल होंगी कि संगामी होंगी। आइए पहले इसको देखते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहां कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है नॉट कॉमन एनी पॉइंट, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जब कोई पॉइंट ही नहीं कॉमन है, सब एक दूसरे के भागते हुए एक दूसरे से दूर हैं रेलवे की पटरियों की तरह, तो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो मिलन होगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये विदाउट सॉल्यूशन है कि एक ईर घाट है एक बीर घाट है तो कोई मतलब है ही नहीं, एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। चलिए अब इस चीज को तो हमने देख लिया, इसका नो सॉल्यूशन है। अब दूसरी चीज में देखते हैं, दूसरे कंडीशन में क्या फॉलो करते हैं। दूसरे कंडीशन में है कि केवल ओनली और ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा। ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा। अगर इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है तो जाहिर सी बात है एक ही सॉल्यूशन होगा, और एक ही सॉल्यूशन का मतलब जो इकलौता रहता है तो उसका भाव बढ़ा ही रहता है, तो इसको बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा वो, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अद्वितीय सॉल्यूशन, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं अद्वितीय हल। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब तीसरे कंडीशन में आते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या भैया, जब वो कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन दिख रही है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन है और उसके सारे पॉइंट कॉमन उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, तो कहेंगे सारे पॉइंट कॉमन है तो सारे पॉइंट का एक एक सोल्यूशन बनेगा, और इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसके लिख देते हैं इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसमें कोई भी आप पुटअप करिए, कोई भी वैल्यू वह सेटिस्फाई करेगी, यानी कि कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे तो उस एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां तक चीजें हमने सीख ली थी। आइए थोड़ा सा और इसके बारीकियों को भी जो सीखा था उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब यहां पर, अच्छा, हमने और एक चीज सीखी थी कि अगर हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं, अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी या बाइसेक्ट करेंगी या उसके कोइंसिडेंट होंगी। तो हमने कुछ टर्म भी देखा था। पहला टर्म क्या देखा था, A1 उनके रेशियो की तुलना की थी, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1
बाई C2। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि तीनों चीजें इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है सारा चीज जब इक्वल होगा तो सारे पॉइंट भी इक्वल होंगे, सारे रेशियो भी इक्वल होंगे। अगर सारे पॉइंट भी इक्वल हुए और सारे रेशियो भी इक्वल हुए तो हम कहेंगे कि यह लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, अर्थात कोइंसिडेंट, संगामी रेखाएं। कोइंसिडेंट रेखाएं होंगी, संगामी रेखाएं होंगी। अब आइए दूसरा टर्म हमने देखा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यह भी देखा। अब यहां देखा कि दो तो हमारे पास जो है वो इक्वल हैं, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल हैं, बट C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये समांतर रेखा है। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट बनेगा नहीं, उभयनिष्ठ कोई पॉइंट नहीं बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब आइए तीसरी लाइन हमने देखा, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर इस तरह से कहीं भी है, इस तरह से रेशियो है, तो हम कहेंगे कि यह लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो हम कहेंगे कि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यहां तक हमने इस चीज को पढ़ लिया था। इसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका क्या है, केवल कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका क्या है, केवल ओनली वन सॉल्यूशन है, यानी कि इसका इनफाइनाइट्स है, जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहेंगे हो जाएगा और वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका तो कोई सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। अच्छा, तीसरे का केवल एक ही पॉइंट ऐसा कॉमन है, तो एक ही वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगी। चलिए, अब यहां तक चीजें हमने समझ लिया। अब आइए कुछ और चीजें समझते हैं। अगर हमारे पास दो रेखाएं दी गई है, यानी कि दो रेखाओं की बात अगर मैं करूं तो यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दिए गए, यानी कि लीनियर इक्वेशन नंबर 1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को पुट करना है, यानी कि x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y की वैल्यू को क्यों पुट करेंगे, क्यों फाइंड आउट करेंगे, यह वैल्यू वह वैल्यू होगी, वह कॉमन वैल्यू होगी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि x की वैल्यू जो यहां पर पुट करेंगे वही इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहला मेथड है, अच्छा अब इसमें कुछ और चीजें हैं। अलजेब्रिक मेथड से हमको सॉल्व करना है। आपने यह भी सीखा था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर एक वेरिएबल और एक जो है कांस्टेंट को मिला के कोई फंक्शन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है फंक्शन, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, बीजगणितीय विधि से इसको सॉल्व करना है। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधि है सॉल्व करने की।
बेसिकली 3 है, बाकी तो और सब है, लेकिन पॉपुलर 3 है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। दूसरा है इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? विलोपन विधि। इसको बोलता है विलोपन विधि। उसको विलोप कर दिया है हमने, यानी कि उसको लुप्त कर दिया है। लुप्त करने की पद्धति उसमें फॉलो की जाती है। तीसरा क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि से। इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे और उसके बाद इलिमिनेशन को भी देखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसका थीम क्या है, ये कह क्या रहा है। प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन और इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट आपके पास है, सपोज करिए कि सेम कंडीशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमने कहा कि सेम कंडीशन का एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट यहां पर रखा गया है और उसको हमने हटा लिया, रिमूव कर दिया और उसके बाद दूसरा एलिमेंट उसके जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया, एकदम एट इट सेम, उसी का वैल्यू का, उसी के जितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसी के हिसाब से उतना ही मात्रा का हमने वहां पर रख दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। इससे क्या होगा? ऐसा क्यों हमने किया? यहां पर क्या कंडीशन थी? इस चीज को अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव के उपरांत प्रधानमंत्री ही चुना जाता है, मुख्यमंत्री कभी नहीं चुना जाएगा। हां, हालांकि पहले वाला ए नंबर अगर प्रधानमंत्री था पहले और बी नंबर फिर चुन के आता है, तो यह भी पीएम ही बनेगा। इसको क्या करेगा? ये रिप्लेस कर देगा और यह इसकी जगह पे आ जाएगा। यहां पर ये क्या करेगा? इसकी जगह को फिलअप कर लेगा। वही सेम कंडीशन यहां पर हम फॉलो करेंगे। अच्छा, ऐसा फॉलो क्यों करते हैं? अब ये कंडीशन आती है, ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर ऐसा क्यों का जवाब मिल जाए तो मामला सलट जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और हम अगर 1 वेरिएबल में इसको तोड़ दें तो हमें एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा। हमको इसको 1 वेरिएबल में बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए कितना इजी है, आइए समझते हैं। ax प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलिए, अगर ऐसा है तो ax इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इतना बढ़िया, आसानी से आ गया, इजिली। अच्छा, अब यहां पर हमने ये चीज देख लिया कि हमने फर्स्ट वाले टर्म को कैसे तोड़ा, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब आइए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? कि यहां पर x की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे उसको तोड़ेंगे, फिर एक बार y की वैल्यू को हम 0 पुट करके फिर उसको तोड़ेंगे। कुल मिलाजुला के यह प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ जाता है, यानी कि यह प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है और यह हमको इजी प्रोसेस है। तो इजी प्रोसेस में हम इसको फॉलो कर लेते हैं। चलिए, अगर इसको फॉलो करते हैं तो अब देखिए कैसे
आइए इसको पहले समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से इसको अब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनाते हैं। आइए अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों हमने देखा। इक्वेशन नंबर 2 को हम x की वैल्यू में बनाएंगे, चेंज करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, यह लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। चलिए अगर यह इक्वेशन नंबर x की वैल्यू हमें इतना मिला है तो हम x की जगह पुट कर दें। तब आइए यहां पर देखते हैं, पुट x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x की वैल्यू इसमें। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में तो आप कहेंगे 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे 7 3 21 माइनस 14y 15y इक्वल टू 2, 29y 21 इक्वल टू 2 माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 29 इक्वल टू माइनस 19, y इक्वल टू माइनस 19 इक्वल टू माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 19/29। अब हमको एक की वैल्यू मिल गई है, अगर एक की वैल्यू मिल गई है तो दूसरे में हम पुट करके देख लेते हैं। अब इसको एक y की वैल्यू मिली, अब हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर पुट करिए, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से 29 दिया 87 माइनस 38 29 x की वैल्यू। अब यहां पर देखिए 9 और 17 4 49/29, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 49/29। आप यहां लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 19/29। यह दो वैल्यू हमको मिल गई है। अच्छा, इसको और सिंपलीफाई करने के लिए देखिए यहां कैलकुलेशन में आपका थोड़ा इजी होगा और आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को हम केवल कैलकुलेट करते हैं, केवल कैलकुलेशन के माध्यम से, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। देखिए वहां पर क्या लिखा है, 3 माइनस 2 इंटू 19/29। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 38/29, 38/29 माइनस 3। और हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 सही 1/9/29। इस तरह से आप लिख सकते हैं x की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्लस का साइन भी लगा सकते हैं आप आराम से। अब इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 9/29। अब 29 का यहां पर आप गुणा करिएगा, 29 60 58 माइनस 9/29, x की वैल्यू 49/29। यह कैलकुलेशन के माध्यम से केवल था कि आप यहां पर मन में ही कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि यह चीज समझ में आई होगी। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। अब यहां पर आपके
ब्लैक बोर्ड पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आइए सीखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम फॉलो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 फॉलो इक्वेशन नंबर 1। आप यह भी लिख सकते हैं फॉलो सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको फॉलो करते हैं। चलिए हम फॉलो करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। आइए तो आप कहेंगे 4 3 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। अब देखिए यहां पर कुछ कटने लायक है तो काट देते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से 9 दूना 18 माइनस 3 दूना 6y प्लस 6y प्लस 18। अब ध्यान दीजिए इससे कैंसिल आउट, 18 इक्वल टू 18। ये क्या आ गया, ये कौन सी समस्या आ गई। अब यहां पर वैल्यू तो दोनों y तो कैंसिल आउट हो गया और 18 बाई 18 इक्वल टू 18 आ गया। अब ध्यान से देखिए कि यह जो हमने फॉलो किया एकदम थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि प्रोसेस से हमने इसको फॉलो किया, बट यहां पर y की वैल्यू तो आई नहीं, y तो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह अगर हम x को भी ले आएंगे तो x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो इस चीज का पता लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर एक ही इक्वेशन है कि दो इक्वेशन है, तो आप कहेंगे कि यह एक ही इक्वेशन है, बशर्ते पहले इक्वेशन में 2 से गुणा करके यहां पर लिख दिया गया है। यानी कि अगर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए पहले इक्वेशन में तो यह हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो हम ये कहेंगे कि दोनों इक्वेशन तो एक ही है, तो एक का कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। आप इन वैल्यूज में कुछ भी पुट करेंगे तो आपका रियल नंबर वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन के अलावा कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इसके सारे पॉइंट उसके दूसरे वाले के सारे पॉइंट के कॉमन होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो इसी तरह हमने देखा कि टर्म को भी देख लेते हैं। a1 बाई a2 यहीं पर लिख देते हैं पूरे टर्म को, 2 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई 6 इक्वल टू 9 बाई 18। अब देखिए सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। रेशियो तीनों के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप कहेंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये तो पार्ट है इसका, सेकंड का ये पार्ट है पहला वाला, यानी इसी में से निकाल के किया गया है, यानी पहले वाले को दुगना करके और दूसरा वाला बना दिया गया है, बाकी और कुछ काम नहीं किया गया है। आइए अब दूसरा हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम फॉलो क्या करते हैं, x को हम
x की वैल्यू में हम फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, x इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर देंगे उस साइड में, तो हो जाएगा 4 माइनस 2y, ये हो गया। अब हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम पुट कर देते हैं। आइए यहां पुट करते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये दोनों चीजें, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब यहां देखिए 8, इसको पक्षांतर कर दीजिए 12, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या यह 8 12 के बराबर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक तो आपने यह टर्म देखा है, दूसरा टर्म यह भी देखेंगे, क्या ये 12 के बराबर है? क्या यह कांस्टेंट वैल्यू इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है? तो कहेंगे आप बराबर ही नहीं है, तो कहेंगे ये मामला क्या गड़बड़ा गया, फिर क्या हमारा सॉल्व गलत है? कहेंगे नहीं, ये हमारा सॉल्व एकदम 100% सही है। क्यों ऐसा आया है, अब इस चीज का पता लगाते हैं। यह इसलिए आया है क्योंकि यह दोनों कंडीशन को, यह इस टर्म को फॉलो कर रहा है। किस टर्म को? आइए देखते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए क्या इस चीज को फॉलो कर रहा है? अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है तो कौन सी लाइन होगी? तो आप कहेंगे पैरेलल लाइन होगी। चलिए देखते हैं कि यह फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां पर लिखते हैं a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 2 बाई 4, c1 बाई c2 माइनस 4 बाई माइनस 12। यहां हो जाएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यहां हो जाएगा 1 बाई 3। क्या यह बराबर है? आप कहेंगे नहीं, यह बराबर नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही नहीं है, तो इनका कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है, तो इनका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, अर्थात इसका नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, यानी कि आप लिख सकते हैं हल संभव नहीं है। सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका हल नहीं हो सकता है। आपने इस टर्म को देखा, यहां पर देखा था कोइंसिडेंट थी तो दुनिया भर के टर्म बन रहे थे, लेकिन कांस्टेंट के बराबर था, तो यानी कि सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, जब कांस्टेंट के बराबर नहीं है, 8 12 के बराबर कभी जीवन में हो सकता? नहीं हो सकता है। यानी कि यह लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है तो कोई मतलब ही नहीं है, जब मिलन ही नहीं होगा तो कोई इसमें रिजल्ट बनेगा नहीं, तो इसका सॉल्यूशन भी संभव नहीं। आइए दो चीजें आपने यह भी सीख ली। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइजें हैं और बहुत इजी एक्सरसाइज हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मामला सब क्लियर है। अब यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। चलिए अब यहां पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को, तो आप लिख सकते हैं कि 4x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4
तो y इक्वल टू 10/2, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए कि y की वैल्यू आ गई 5। अब यहां पर पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 1 में हम पुट करके देख लेते हैं। आप 1 में पुट करिए तो भी वही रिजल्ट आएगा, 2 में पुट करिए तो भी वही रिजल्ट आएगा। 1 में पुट करते हैं 5 को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 9। अच्छा, अगर हम कहें कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी, आप देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 9। हमने देखा कि दोनों कंडीशन में ये चीजें फॉलो हो रही है, यानी कि हमको क्या मिल गया रिजल्ट, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 9, और यही हमारा सॉल्यूशन था। हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, x की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दिया और वैल्यू हमारी आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर फॉलो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ध्यान से, पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और इनका गुणा करके इसमें गुणा कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका। आइए इस चीज को हम करते हैं। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए कि फॉलो सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे। तो यहां पर s की वैल्यू को हम लेते हैं, तो आप कहेंगे कि 2s इक्वल टू 36 माइनस 3t, s इक्वल टू 36 माइनस 3t बाई 2। अब यहां इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 36 माइनस 3t बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चाहे इक्वेशन नंबर 1 में करिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 36 माइनस 3t बाई 2 माइनस t इक्वल टू 3, 2 से इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t इक्वल टू 6। अब 36 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5t माइनस 5t इक्वल टू 6 माइनस 36, तो यहां पर बन जाएगा माइनस 5t माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 5 इक्वल टू 6। अब क्या आ गया हमें 6, t इक्वल टू 6 आ गया। अगर t इक्वल टू 6 आया है तो इसको पुट कर लेते हैं यहां पर, चलिए यहीं पर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सिंप्लीफाई करना आसान है। t की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6 और ये माइनस जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। यहां पर हम लिख सकते हैं t
t इक्वल टू 6। कौन सा मेथड हमने फॉलो किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे इजी मेथड है ये। आइए अब इसको फॉलो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले लेते हैं x की वैल्यू को फॉलो करने के लिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। बस नॉर्मली आपका आ गया। x की वैल्यू हमको पता चल गई 3 प्लस वाई बाई 3 है। अब यहां पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। चलिए अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। इससे कैंसिल आउट करते हैं तो 3 इक्वल टू 3। अरे बाप रे, अब ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू 3 आ गया। अरे मामला तो वही है कि एक जो इक्वेशन नंबर 1 है 3 गुना कर दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, 3 त्रिक 9, 1 3 3, 3 त्रिक 9, बात बन गई। अच्छा अभी इस तरह से टर्म यहां तक हमने ये केवल सॉल्व किया, इसलिए सॉल्व किया है कि एक दूसरे के कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट। अच्छा हमने सॉल्व क्यों किया है? सॉल्व इसलिए किया है कि अगर ये लास्ट तक मेथड इस तरह से नहीं आएगा और पहले ही हम बता देंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ना आए। लेकिन अगर यह टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू को आप पुट करते हैं कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है वह लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, यानी कि दूसरी लाइन का पार्ट पहली लाइन होगा। यानी कि देखिए दूसरी लाइन दुगना है और इसका आधा ये है, सॉरी ये इसका 3 गुना है। पहली लाइन का, पहले इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन 3 गुना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। अब यहां पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस रूल को फॉलो कर रही है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। यानी कि हमने तो अलग कर दिया है, इसके और भी अलग कर दीजिए, उसका 1/2 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, जितना भी करना है कर दीजिए। या इसमें अगर 5 से गुणा करते हैं, चलिए इसमें और 5 से गुणा कर देंगे हम, 15x माइनस 5y और 15, बस हो गया। देखिए क्या ये है इक्वेशन दूसरा है? आप कहेंगे नहीं यह दूसरा इक्वेशन नहीं है, आपने केवल क्या किया, इसमें गुणा कर दिया 5 से गुणा कर दिया, और यहीं पर यहां पर किया था 3 से गुणा कर दिया था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है सेम। अच्छा पॉइंट आपका लगा हो, अगर सारी चीजों में यहां पर भी पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, तो सीधे आंख बंद करके पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यह एग्जैक्ट जगह पर देखिए लास्ट से सिंगल 1 एक डिजिट के बाद है, यहां पर भी एक डिजिट के बाद है, यहां पर भी एक डिजिट के बाद है, सेम यही चीज यहां फॉलो की गई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आप कहेंगे कि इसको रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम इसके पॉइंट को रिमूव कर दिए, और जब पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो कहीं पर तो 0 भी रिमूव हो जाएगा और बाकी सब चीजें सेम हो जाएगी। तो ये इसका शकल कैसी बनेगी, आइए इसको भी देख लेते हैं। यह बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। बस इस तरह से इसकी शकल बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब फॉलो कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इक्वेशन नंबर 1 को ले लीजिए सबसे पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बहुत आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो या 2 में करो, चलो 2 में कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर दीजिए आप किसी में भी। इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 होगा, 13 दूना 26, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए यहां पर 26 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3। इसे कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। बस सिंपल है। अगर y की वैल्यू हमें 3 आ गई है तो बस पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में उठा के, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं सबसे पहले उठा के, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 13 माइनस 9, y इक्वल टू 4/2, कैंसिल आउट 2, सॉरी यहां y नहीं लिख सकते, ये ax है, देखिए 2x है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू 3 मिल गए हमको, x की वैल्यू 2 मिल गया। ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, आप कहेंगे ये कॉमन है, ये वैल्यूज इसके कॉमन है, जितने भी x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, अगर इसको हम यहां पर रखते हैं तो दोनों चीजें सेटिस्फाई करेंगी। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। चलिए y की वैल्यू 3 यहां पर रखिए, अगर y की वैल्यू 3 यहां रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 2x की वैल्यू रखें 2 प्लस 3 इंटू 3, देखिए क्या बनेगा, ये 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 13। तो हम कह सकते हैं कि यह एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कॉमन वैल्यू है, यानी कि y की वैल्यू जो आई है और x की वैल्यू यह इसकी कॉमन वैल्यू है, और यह इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है। आइए अब दूसरे को देखते हैं, और इसमें अंडर रूट देखकर आप लोग घबराइए नहीं, ये बहुत नॉर्मल सवाल है, अभी देखेंगे तो एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन नंबर 1 पे फॉलो करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, या लिख सकते हैं। तो इसको और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आप कहेंगे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2, लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा कंडीशन क्या फॉलो करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2 इन इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट किया इसको। अब देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 9y माइनस 8 दूना 16 अंडर रूट 16y प्लस अंडर रूट 16y इक्वल टू 0, ये हो गया। अब y को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16। अभी इसको
परफेक्ट नंबर में नहीं रखते हैं, सेम ऐसे ही रहने देते हैं। y इक्वल टू पक्षांतर करिए 0/-√9 प्लस √16 इक्वल टू 0। अब हमको क्या मिला, y की वैल्यू 0, एक टर्म तो हमको मिल गया। अब y की वैल्यू अगर 0 मिल गई है, बस उठा के यहां पर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0। इसमें अगर y इक्वल टू 0 करते हैं, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में करिए। यहां पर y 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/√2 और x इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि y भी 0 और x भी 0 आ गया। हमें क्या मिला रिजल्ट, हमको यहां लिख देते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट हमको मिले। यानी कि अगर y 0 0 पुट करते हैं, आप इसको 0 पुट करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 3x/2 माइनस 5y/2 इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसके फ्रैक्शन में है, जो भिन्न में है, इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और नॉर्मल सा लीनियर इक्वेशन। तो क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। तो 3 त्रिक 9x प्लस 2 पंजे 10, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस 10y इक्वल टू 6 दूना 12 -12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये बटे 6 रहेगा तो 6 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। चलिए अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। चाहे यहां से आप रिमूव करना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह से आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहां पर। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गया 1 और 2। अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो क्या करेंगे, फॉलो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 प्लस 10y/9। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट किस में करेंगे, आइए अब यहां पर पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरे इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। आइए पुट करते हैं। तो 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13, यही तो है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए 9 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस
20y प्लस 3y 27y प्लस 117 117 13 9 117। अब देखिए 24 इधर जाएगा तो ये दोनों जुड़ेगा तो ये जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, ये हो जाएगा 141 47y। अब y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47 कैंसिल आउट 3 टाइम्स, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमको एक की वैल्यू मिल गई यानी y की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू आराम से पुट करके निकाल लेते हैं। आइए यहां पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं y x हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 3 9x इक्वल टू माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू माइनस 12 9x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 प्लस 13 इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/9 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 3। यही इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि इसके कॉमन वैल्यूज क्या आई हैं 2 एंड 3, x और y की वैल्यू आ गई। अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 के जितने टाइप थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। स्टूडेंट आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 और इसको सॉल्व करना है हमको। और यहां पर एक इक्वेशन और दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 4y माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने फॉलो किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस पे फॉलो करें, चलिए 2 को लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y। अब देखिए यहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस 24 माइनस 4y बाई 2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल आउट करिएगा तो ये रिजल्ट बनेगा माइनस 12 प्लस, ये प्लस रहेगा, प्लस 2y 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x की वैल्यू a मिल जाएगी। अब हम कहते हैं कि x की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। चलिए आइए यहां पर पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो माइनस 12 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11, यह हो जाएगा। अब देखिए माइनस 24 प्लस 2, यहां पर 2 है तो ये बन जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। 24 इधर जाएगा 75 करेंगे
तो ये हो जाएगा 35, 4 3 7, 7y इक्वल टू 35। y की वैल्यू कितना आ जाएगी 35/7, कैंसिल आउट 5, यानी कि y की वैल्यू हमको मिल गई 5। अब y की वैल्यू अगर हमको 5 मिल गई है तो पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में करिए या 2 में करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और रिजल्ट वही आएगा। अगर यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहां y की वैल्यू ही रख देते हैं, इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो यहां देखिए 2x इक्वल टू 11 माइनस, इधर जाएगा ये पक्षांतर करेगा तो ये 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4, 2x इससे कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू हमको -2 मिल गई है, y की वैल्यू हमको मिल गई है 5। अब आइए दूसरे जो हमको दिया गया है यह समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3, अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना। चलिए अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू 5 इक्वल टू m -2 प्लस 3। देखिए यहां पर माइनस में बनेगा तो ये हो जाएगा, इधर ये पक्षांतर करते हैं तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, 2m 2 इक्वल टू -2m, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा -m कैंसिल आउट -1, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई हमको मिली -1। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू -1। यही इसका रिजल्ट है, यानी कि आपको तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मिला था आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ रेखीय समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, यानी कि अगर हम कहते हैं लेट टू नंबर x एंड y, हमने दो नंबर मान लिया x एंड y है, इनका अंतर क्या है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, यह कंडीशन देता है कि x y से बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26, हमने लिख दिया। अब हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया है, दो वेरिएबल मिल गया है, एक इक्वेशन मिल गया है। अब यह इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, आप कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो अब दूसरी श्रृंखला को हम पूरा करते हैं। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अच्छा, दूसरी संख्या से 3 गुनी, जाहिर सी बात है x बड़ा है, ग्रेटर देन y है, तो यही सबसे बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर यह 3 गुनी है, x 3 गुना है y से, तो अगर y को भी 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो देखिए y को हमने 3 गुना कर दिया
तो यहां वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 3y। अब यही हम कंडीशन यहां पर पुट कर देते हैं, पुट, चलिए इधर करते हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। हमने एक इक्वेशन बनाया था, इसमें हमको पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब जैसे हमने पुट किया, ये आ गया वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब हमको एक रिजल्ट मिल गया y इक्वल टू 13, तो जाहिर सी बात है इसको पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 प्लस 13 इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसलिए हम यहां पर आंसर अपना लिख देंगे x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13। यही हमारा आंसर, और यही चीजें हमको पूछा है, फाइंड आउट करिए कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आ रहा है दो संपूरक कोण, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जब कहीं पर सप्लीमेंट्री की बात करें तो वे दो कोण जिनका सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम कह सकते हैं कि यह सप्लीमेंट्री एंगल, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल x एंड y। चलिए हमने दो एंगल मान लिए, x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है कि अच्छा एक चीज और यहां कर सकते हैं, हमने यह भी माना कि x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। अगर y से x बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें x y, इनका डिफरेंस कितना बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18। आप यह भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यह अधिक है किससे, छोटे वाले से, तो कितना डिफरेंस आएगा, 18। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम यहां पर फॉलो कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन इक्वेशन नंबर 2, चलिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए चाहे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे, इसी को लेकर x इक्वल टू 18 माइनस वाई प्लस वाई, इधर पक्षांतर होगा प्लस बन जाएगा। अब हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो x 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 162 y इक्वल टू की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अगर y की वैल्यू 81 मिल गई हमको तो x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड में रखिएगा तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस 81 तो x इक्वल टू 99। अब दोनों वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81। और यही चीज पूछा है कि वो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से x प्लस वाई 81 प्लस 99 इक्वल टू 180, तो हम कहेंगे कि यह हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आया है वो 100% करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें उसने 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। एक क्रिकेट कोच है, वह बल्ले कुछ खरीदता है और गेंदें खरीदता है कुछ अमाउंट में, फिर दोबारा कुछ बल्ले और गेंदें खरीदता है, उसका भी कुछ अमाउंट है। तो आइए सबसे पहले हम बैट और बॉल की प्राइस को डिक्लेयर कर लेते हैं कि कितना रुपया उनका पर बैट और पर बॉल उसकी प्राइस है। तो हम कह सकते हैं कि लेट प्राइस ऑफ और यहां पर प्राइस ऑफ ए बॉल। चलिए हमने एक बैट और एक बॉल का प्राइस यहां x माना और यहां पर y, यानी कि एक बैट की कीमत हमने x रुपया माना और एक बॉल की कीमत हमने y रुपया मान लिया। अब आइए यहां पर देखते हैं कि अगर x y है तो कंडीशन क्या बनेगी। एक बैट का कीमत x रुपया है तो 7 बैट की कीमत कितने बनेगी, आप कहेंगे 7x, यानी कि 7x में 7 बैट आए हैं। एक बैट x रुपए का, 7 बैट 7x का। एक गेंद y की तो 6 गेंद 6y की। टोटल अमाउंट कितना पे किया उसने, 3800 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा चीज देखते हैं। एक कह रहा है 3 बैट खरीदता है, एक बैट x रुपए का तो 3 बैट 3x का, एक गेंद y रुपए की तो 5 गेंद 5y की। टोटल अमाउंट कितना पे किया, 1750 रुपया। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करें, इक्वेशन नंबर 2 पे करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x, इसको पक्षांतर करिए 1750 माइनस 5y। x की वैल्यू क्या है यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, 1750 माइनस 5y बाई 3। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि जब x की वैल्यू करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारे y की वैल्यू मिलेगी। चलिए यहां पर पुट करते हैं तो देखिए 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इक्वल टू 38 0। अब यहां देखिए, यहां 0, 7 × 5 = 35, 3, 10 × 7 = 49, 2 52, 7 × 7 = 5 12 माइनस 35y। अब 3 इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 18y, और 3 इसमें करेगा तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 2 3 3 × 9 2 11। अब देखिए यहां से अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 7 15, 7y 17 माइनस 17y। अच्छा, अब इसको पक्षांतर करते हैं, 11 तो 40 नहीं 11,400 माइनस 12,250 रुपया। इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 058, माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस 17y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 17 से 17 × 5 = 85, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 50। अब हमको एक चीज तो फाइंड आउट हो गई, अगर y की वैल्यू हमको 50 मिल गई है तो हम जाहिर सी बात है किसी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। पुट y = 50 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगर यहां पर पुट करते हैं y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 7x + 6 × 50 इक्वल टू 3800। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6 × 5 = 30, 300, तो ये हो जाएगा 3500 और 7x, 7 से ये कैंसिल आउट, x इक्वल टू 500। अब हमको दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी x एक क्या माना था हमने, बॉल माना था, यानी एक गेंद की कीमत कितनी निकल के आई, 50 रुपया, और एक बैट की कीमत 500 रुपया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक बैट की कीमत 500 रुपया है और एक बॉल की कीमत 50 रुपया है। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बैट की कीमत हमको पता चल गई, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, तो यह चीजें हमें रिजल्ट में निकल के आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़े रखे गए हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आपने किसी टैक्सी को बुक किया और कहा कि हमको यहाँ दिल्ली से करोल बाग, जो चांदनी चौक से करोल बाग जाना है। अगर चांदनी चौक से करोल बाग के लिए आपने बुक किया तो जैसे ही आपने बुक किया तो वह आपके ऊपर एक ऐसा फेयर लगेगा कि वो केवल बुक करने का चार्ज लगेगा, बाकी आप वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, जितना किलोमीटर जा रहे हैं वो चार्ज आपके ऊपर अलग से रहेगा। यानी कि एक तो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी, बुक करने का चार्ज हो गया, बाकी आप जब जितना ट्रेवल कर रहे हैं उतना भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से देंगे। यही कह रहा है, एक है नियत भाड़ा जो फिक्स्ड अमाउंट है, और दूसरा है चली गई दूरी पर भाड़ा, यानी कि जो दूसरा चली गई दूरी है उस पर भाड़ा है। अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलने के बाद 105 रुपया वो पे करता है। अब हम कहते हैं कि लेट फिक्स्ड फेयर, जो फिक्स्ड फेयर है वो क्या है, हमने माना x, और किलोमीटर पर फेयर
किलोमीटर पर फेयर y रुपीस है। हमने x रुपया माना कि वो कांस्टेंट है, वो तो जैसे बुक करेंगे लगेगा। अब बाकी पर किलोमीटर जाएंगे तो y रुपया देंगे, 1 किलोमीटर का y रुपया। तो अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो कितना रुपया पे करेंगे, तो आप कहेंगे 10 रुपया, और 10 रुपया 10 y तो पे करेंगे, लेकिन उसके साथ x रुपया उसका बुकिंग चार्ज भी दे देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 10y इक्वल टू कितना पे हमने किया, 105 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कहां से कहां तक, 10 किलोमीटर चला, 105 रुपया उसने पे किया। इक्वेशन नंबर 1 ये कंप्लीट करता है। अब आइए 15 किलोमीटर चलने के लिए उसने 155 रुपया दिया। इक्वेशन नंबर दूसरा, x रुपया तो देगा ही देगा क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है। अब 15 किलोमीटर चला है तो जाहिर सी बात है 15 रुपया देगा। 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब कह रहा है कि अच्छा 25 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर भाड़ा पूछा है कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो आइए x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहां पुट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू अब हम यहां फॉलो करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस पे फॉलो करते हैं, सेकंड वाले पे। तो हम यहां लिखते हैं x इक्वल टू 155 माइनस 15y। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ये हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105, यानी कि इसी इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया एट इज इट। अब देखिए यहां हो जाएगा 5y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 155, तो माइनस का चिन्ह कैरी होगा तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 5y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 50 कैंसिल आउट, तो आप कहेंगे ये 10 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10, यानी कि पर किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपीज है। अब आइए x की भी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर 10 रुपीज है तो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो y की वैल्यू, तो यहां देखिए x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 5 रुपया। यानी कि जैसे ही आपने बुक किया तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, यानी बुकिंग चार्ज आपने 5 रुपया पे किया। पर किलोमीटर जितना चलेंगे 10 रुपया उसका पे करेंगे। तो आप कुल अगर 1 किलोमीटर चलना है तो आप कुल कितना रुपया पे करेंगे, 15 रुपया। अगर 2 किलोमीटर चलना है तो आप कितना पे करेंगे, 25 रुपया। इसी प्रकार हम कहें कि अगर हमें 25 किलोमीटर चलना हो तो हम कितना रुपया पे करेंगे, तो आप कहेंगे कि 5 रुपया तो ये पे करेंगे। चलिए अच्छा इसका इक्वेशन बनाते हैं। इस टर्म का यहां से यहां तक अगर 25 रुपया पे करना है, x प्लस 25y, इतना रुपया हमको इतना किलोमीटर जाने का फेयर क्या होगा, किराया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई है, 5 रुपया। ये तो बुकिंग चार्ज प्लस 25 इंटू 10, ये हो जाएगा 250 प्लस 5 इक्वल टू 255 रुपया। यानी 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपया। 5 रुपया तो बुकिंग चार्ज है, प्लस आपको 250 रुपया अन्य चार्ज भी देना पड़ेगा जितने किलोमीटर आप जा रहे हैं। यानी कि 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 255 रुपया पे करना पड़ेगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में दोनों में A2 है, इसको दो ही जोड़ना है इसमें। चलिए ये कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, वो फ्रैक्शन क्या है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 एडेड बोथ नंबर एंड द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड। इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ना है, और ये कह रहा है 3 एडेड इन बोथ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6 द फाइंड ऑफ फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं। चलिए लेट फ्रैक्शन ए x/y, 2 नंबर एक फ्रैक्शन हमने माना x/y, तो इसी में हम सारी कार्रवाई करते हैं। अब सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं, दोनों अंश और हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। x+2 ऐड कर दीजिए, y+2, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया। अब क्या रिजल्ट मिला हमको, 9/11 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। 22 को इधर पक्षांतर करेंगे, 9y को इधर करेंगे, तो 11x - 9y - 4, क्योंकि ये 22 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आइए सेम यही प्रोसेस अपनाते हैं। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, अब दूसरी कंडीशन देता है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो x/y + 3 जोड़ दीजिए ऊपर और 3 नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3। रिजल्ट क्या बन के आएगा, 5/6 का। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 6x + 18 = 5y + 15। 6x - 5y = 18 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया। हमें 2 इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आइए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। इस पे इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11x = -4 + 9y, x = -4 + 9y/11, यह लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x = -4 + 9y/11 इन इक्वेशन सेकंड। दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, -4 + 9y/11 -5y = -3। अब यहां और सिंप्लीफाई करते हैं, -24 + 54y -11 से इसमें गुणा होगा, 55y = -33। अब देखिए 54y है या 55y है, तो -y बचेगा, और यहां 24 है, इधर जाएगा पक्षांतर होगा, -33 + 24, तो आपका यहां पर बच जाएगा 6 3 9। -y = -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यह रिजल्ट क्या बनेगा, y = 9। एक हमको
वैल्यू मिल गई y की, y इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। हाँ, -4। देखिए 11x उधर पक्षांतर कर देते हैं, -4 प्लस 81, तो 11x इक्वल टू 77, x इक्वल टू 7। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 7। यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमको, 7। हमें x की वैल्यू 7 मिली है, y की वैल्यू 9 मिली है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाई वाई, तो आप कह सकते हैं कि 7/9। यही हमको फ्रैक्शन मिली है और ये इसका आंसर है। तो आप कह सकते हैं कि हमने फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया, 7/9 मिला। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आता 5 ईयर के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। पहले इस चीज को समझते हैं कि अगर हम वर्तमान में आ जाएं, खड़े हो जाएं, तो हम आगे पीछे आराम से जा सकते हैं, चाहे वो हम पीछे की बात करें या आगे की बात करें, 5 साल बाद की बात करें या 3 साल पहले की बात करें। अगर हम वर्तमान में एक जगह पर स्थिर हैं तो हम आगे पीछे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज निकालते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या है, जैकब ही है ना, x। आप कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, y। दोनों की एज निकल गई। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, तो हम क्या करते हैं, 5 वर्ष अगर बाद में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस 5 कर देते हैं। 5 वर्ष जैकब भी बढ़ेगा और 5 वर्ष उसका पुत्र भी बढ़ेगा। चलिए, अब हमने क्या किया, सिंपली ये क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हम इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं और एक इक्वेशन फॉर्म्ड कर रहे हैं। हमने कहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष का मतलब है 5 वर्ष जैकब भी बड़ा होगा, 5 वर्ष उसका पुत्र भी बड़ा होगा। तो 5 वर्ष हमने जैकब की उम्र में जोड़ दिया और 5 वर्ष उसके पुत्र की उम्र में जोड़ दिया। अब रिजल्ट क्या बना कि जैकब अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया। यह 3 गुना है। अगर हम इसको भी 3 गुना कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे 15 इक्वल टू 5 लिखा गया, यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन यह इसका 3 गुना अगर हम यहां से 3 से गुणा कर दें तो मामला सेटिस्फाई करने लगेगा, बोथ साइड आर इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन आराम से बन जाएगा। तो इसको जैकब 3 गुना था तो उसके पुत्र को हमने 3 गुना कर दिया है, तो मामला इसका सेट हो गया है कि दोनों बोथ साइड बराबर हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसको हम इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब इधर पक्षांतर करिए, x माइनस 3y इक्वल टू 10। 5 उधर जाएगा तो 15 से घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा टर्म देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, ये क्या था, आफ्टर 5 ईयर। आप लिख सकते हैं यहां पर आफ्टर 5 ईयर। अब बिफोर 5 ईयर,
बिफोर 5 ईयर में क्या होगा, x माइनस 5 y माइनस 5, दोनों को कर देंगे। 5 वर्ष पीछे हम जाएंगे, जैकब भी 5 वर्ष छोटा होगा और उसका पुत्र भी 5 वर्ष छोटा होगा। अब क्या कह रहा है, पुत्र की आयु की 7 गुनी हो गई, यानी कि यह 7 गुना हो गया, तो उसके पुत्र को अगर 7 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर बन जाएगा। अब इक्वेशन हम सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 30। अब देखिए एक इक्वेशन हमको यह भी मिल गया। अब 2 इक्वेशन हमको मिले, अब इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे हम फॉलो करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 3y इक्वल टू 10, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 प्लस 3y लिख सकते हैं। अब इसी को कहेंगे पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर देते हैं, x की वैल्यू तो हमको मिल गई है, तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहां पर देखिए ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 40। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 10, y इक्वल टू कितना आ गया 10। अच्छा, अगर y इक्वल टू 10 आ गया है तो x की वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं y की वैल्यू, चलिए यहीं पर रख देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, y की वैल्यू मिली ना। हाँ ठीक तो है। चलिए 10 प्लस 30 x इक्वल टू 40। तो जैकब कितना हुआ, जैकब की एज 40 ईयर और हिज सन 10 ईयर। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम सेटिस्फाई कराना चाहें कि इसमें कि यह इक्वेशन सही है कि नहीं, तो आइए यहां पर हम लिखते हैं जैकब और ये है उसका सन, ये 40 साल है और ये 10 साल। अब कहता है कि 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 45, ऐड कर दीजिए, और ये 5 साल के बाद 15 साल का। अब ये देखिए 3 गुना है, उसके पुत्र से 3 गुना है, ये 15 3 45। पहला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों में से 5 साल घटाइए तो ये हो जाएगा 35 साल और ये हो जाएगा 5 साल का। तो देखिए यहां पर 7 गुना है कि नहीं, यानी कि दूसरा भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पे जो हमने यहां निकाला है जैकब 40 ईयर है और उसका सन 10 ईयर है, तो ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये 3.3 एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है। अब हम 3.4 एक्सरसाइज को करेंगे।